नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आपका सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन होने लगा, तो ले दे के हम लोग के पास 1 नवंबर से और ये जो लास्ट मंथ होगा आपका, लास्ट जो डेट होगा तब तक का टाइम बचा हुआ है। तो आइए हमको ये देखना है कि इतने कम टाइम में हम लोग तैयारी करें तो कैसे करें, क्वेश्चन बने तो कैसे बने, पेपर निकले तो कैसे निकले। अब अगर पूरा डिटेल सिलेबस आप लोग पढ़ के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो कुछ बेसिक क्या चाहिए, उसका जो शॉर्ट होता है सिलेबस का, वो हम आपके सामने लाए हैं कि ये सारी चीज़ों पढ़ने के बाद आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। हमने कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमने शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया और वहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। अगर आप तैयारी में नए हो तो आप मेरे उन टॉपिक्स को देखने के बाद एक बार जाकर प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ, क्योंकि देखो कोई भी पेपर है उसको पहले कैसे आप तय करोगे कि जिससे हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं। आप उससे पढ़ने के बाद जाकर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अगर वो डील होने लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो। तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी से बेहतर है कि हम लोग उन्हीं 4 टॉपिक्स को पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अदर एग्ज़ाम्स और सीटेट में ये अंतर होता है कि यहाँ से क्वेश्चन वही आते हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड होते हैं, और इस सिलेबस में ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक बार विजिट करिए हमारे चैनल को, एक बार पढ़ कर देखिए, आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। हम आपको थ्योरी कराएंगे इंपॉर्टेंट, आपको हम उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आपको कुछ देंगे भी टास्क करने के लिए, और कुछ ऑनलाइन पेपर जो टफ हुए तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, और जो कुछ बचेगा लास्ट हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले बच्चे 1 महीने में घबराने की ज़रूरत नहीं है और 20 जगह कूदने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पकड़िए और एक ही जगह रहिए और उसी को क्या करिए, आप वही कंटिन्यूटी बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़िए, जिससे भी पढ़िए बस वहाँ कंटिन्यूटी बननी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहला आपका एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली एक्टिविटी आपके पास क्या होनी चाहिए, बिलीव योरसेल्फ। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं 9 दिन में मैंने इस पेपर को जब पहली बार मैं दिया था तो मैंने इसको 9 दिन में तैयार किया था। आपके पास पूरा 1 महीना है और इससे पहले कुछ ना कुछ पढ़े ही हो, ठीक। तो सबसे पहला होना चाहिए कि आपसे ये निकल जाएगा, क्योंकि ये निकलता है। उसके बाद मैंने पेपर कितना टफ हुआ, इजी हुआ, मैंने जितनी बार भी किया, 3-4 बार मैंने निकाला है। अदर स्टेट को एग्ज़ाम को निकाला है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में, सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। तो ये ईजी नहीं होता है, बट कंटिन्यूटी होने से सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आप हमसे ही क्यों पढ़ो, इसलिए आप हमसे पढ़ो क्योंकि हमको इसके बारे में आइडिया है कि क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ठीक है। आइए देखिए, अपने आप पे यकीन करिए, क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं। देखिए, दूसरी चीज़ आपके क्या होनी चाहिए कि जो इस समय लोग स्किप करेंगे, वो बच्चे जो इस चीज़ को कहेंगे बाकी चीज़ें तो आप भी पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हम औरों से कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पे वर्क करना है। तो हमें क्या करना है, लोग इसको छोड़ेंगे लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसे पढ़ना है। कौन सा? NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पिछले एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसमें भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा सब टीचरों के पास वो एबिलिटी नहीं होती है। देखिए, सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन सबके पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि सरकारी दस्तावेज को पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म करके और ये तय कर पाना कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। बहुत कम टीचरों ने इन चीज़ों को किया हुआ है। हम भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर NEP दे देंगे, क्लियर। तो NEP 2020 हम आपको कल से परसों में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब चीज़ें हमारी ऐसे ही काउंट डाउन शुरू होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। फिर ये 1986 का आप पढ़ते आ रहे हो, ये भी पढ़ना जरूरी है। सारी चीज़ें तो यहीं से आने वाली है, लेकिन अपडेट जो होते हैं लेटेस्ट के, वो इसमें से आपको मिलेंगे, क्लियर। NCF 2005 ये आप पढ़ते भी हो और ये आपको पढ़ना भी है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आएंगे। यहाँ से तो 4-5 क्वेश्चन पेपर में सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पेपर में कहाँ जुड़कर क्या चीज़ आ जाए, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। RT 2009 से यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल बन सकते हैं, ठीक। टैग वर्ड्स हमने आपको पढ़ा दिया है, टैग वर्ड्स हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके यूज से आप इसको डील कर जाओगे, और इसको, इन तीनों टॉपिक्स को आप टैग वर्ड से डील कर जाओगे, ठीक है।
तो आप टैग वर्ड्स पढ़ने के बाद एक बार जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, देखना आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे बनने लगेंगे। ठीक, फिर आपका बचता है क्या, साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी। हमने साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है। टाइमली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ का वृद्धि और विकास, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। कहने का सीन है कि यहाँ इसके वृद्धि और विकास, इसके अंतर, परिपक्वता, इसके अर्थ, इसके प्रभावित करने वाले कारक और इसके सिद्धांत हमने आपको पढ़ा दिया है। मीन्स वहाँ से क्वेश्चन आपके बनने हैं तो बनने हैं। ठीक, अब हम आते हैं आगे कि इसके साथ पेडागोजी। तो पेडागोजी आपका टैग वर्ड में जुड़ेगा, पेडागोजी आपका उठ के टीचिंग मेथड से भी जुड़ेगा। तो ये भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर, सॉरी, टीचिंग मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ तक की बात कर चुके हैं। अब आएगा आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल से आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन बनना तय है और बनेगा ही बनेगा। ये मतलब क्रम से आते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो सीधा सीधा सुन लीजिए कि ये अंतर संबंधित होते हैं। इसको पढ़ा जाता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बट ये पढ़ा ऐसे हम लोग याद करने के लिए, मतलब समझने के लिए है कि LSRW, बट ये क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, ये एक साथ सीखे जाते हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मीन्स कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप लिख रहे हो तो आप उसके साथ पढ़ भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो तो पढ़ नहीं रहे होगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको तोड़ तोड़ के समझना है, तभी क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको कन्फर्म में 100% मिलेगा। पैराग्राफ का ये सीन होता है कि आपका मिनिमम आपका 30 नंबर देकर जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो भी हो, सेकेंड लैंग्वेज आपका जो भी हो, यहाँ से 15 डायरेक्ट 30 नंबर का ये होता है। कितने नंबर का होता है? पैराग्राफ आपका 30 नंबर का होता है और ये बनेगा तो बनेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपका 2 से 3 नंबर का ग्रामर या व्याकरण आ सकता है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना। जितने देर में आप व्याकरण तैयार करोगे उतने देर में आप पेडागोजी तैयार कर लोगे। तो हमने क्या कहा, हम आपको शॉर्ट सिलेबस बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। यहाँ से ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आज तक आए नहीं है और आएंगे नहीं। ठीक, हमने टीचिंग मेथड आपको पढ़ा दिया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ाया नहीं है, वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। इसमें हमने आपको उस दिन बताया था कि इसमें विजुअल और ऑडियो, मतलब कि दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री होता है, कि जो सुनकर के हम कुछ सामग्री होती है जो बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर देख करके हम बढ़ाएंगे। फिर एक होता है श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल, दोनों को ऐड करके, जैसे टेलीविजन हो गया उससे होगा। ठीक, ये हमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है और इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको डील करनी है। अब आएगा आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मीन्स ये होता है कि रंग, रूप, जाति, धर्म, संस्कृति, हर तरह की वैरायटी को भूल करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके एक साथ सभी लोग बैठ करके एक साथ बैठ कर पढ़ना, एक ही कक्षा में, एक ही एनवायरनमेंट में, क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। मतलब सबको हमको इंक्लूड करना, चाहे आप वंचित वर्ग से हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, चाहे दिव्यांग हो या कुछ भी हो। उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो क्या होता है कि वो डिसेबल होगा, तो उसके लिए भी स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये सारे क्वेश्चन के साथ घूम घूम के आते हैं। हमने बताया था टैग वर्ड में भी आएगा, हमने टीचिंग मेथड से भी बताया था आपको कि कैसे आएगा। ठीक, हमने प्रीवियस ईयर भी लगवाना शुरू कर दिया है। जैसे इंग्लिश का हमने शुरू किया, राज सर हैं वो भी बाकी सब्जेक्टों का करा रहे हैं। मीन्स ये है कि आपको पढ़िए, ये सारे पेडागोजी एक दूसरे सब्जेक्ट में मिलेंगे। ट्रस्ट करिए, अलग से करने से बढ़िया है कि एक जगह पढ़िए। जब आपका एक जगह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िएगा। क्लियर। अब आपका आता है वृद्धि एवं विकास। हमने बताया कि पढ़ाई दिया है, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, हमेशा आएंगे और आते हैं। ठीक, अब आपका बचता है इसके बाद से उपचारात्मक। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उपचारात्मक और निदानात्मक का अर्थ ये होता है, सीधे सीधे समझ लीजिए कि हम पहले क्या करेंगे, किसी भी मतलब कोई भी बच्चा आ रहा है, किसी भी तरह की समस्या लेकर के आ रहा है, तो हम पहले उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। पहले निदान की इंग्लिश होता है डायग्नोस। मतलब आप जाते हो ना, देखते हो ना किसी भी लैब में कि ये डायग्नोस्टिक, राज डायग्नोस्टिक सिस्टर या फिर जो भी, मीन्स ये हुआ कि पहले आपका डायग्नोस करके पता किया जाता है कि आपकी समस्या क्या है। तो बच्चों से रिलेटेड भी होगा कि उनको पढ़ने में समस्या है, कि लिखने में समस्या, क्या चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, क्या कल्चर से प्रभावित हैं, कि क्या आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, कि टीचर ही सही नहीं है, तो वो पता करेगा। जब आप निदान का मतलब होता है उसके बारे में आइडिया लगा लोगे तो फिर आप उसका उपचार कर दोगे। ठीक है। अब हम आते हैं समाजीकरण टॉपिक आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन रिलेट होके आएंगे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, ये सारे नंबर वाले हैं। अब बचता है आपका अधिगम क्षमता। अधिगम क्षमता से भी आपके क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 आएंगे ही आएंगे। कैसे
जैसे कि हो गया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया मीन्स डिसलेक्सिया मतलब कि पठन से संबंधित, डिस्ग्राफिया कैसे याद करेंगे, ग्राफिया जिसके साथ ग्राफ लग गया, ग्राफ ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ग्राफिया लगा तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा, ग्राफ लग गया तो क्या हो जाएगा, लिखने संबंधित। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है ना, तो कैलकुलिया लगा तो वो मैथमेटिक्स से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। बच्चा हमारा ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पियाजे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्वेश्चन आएगा। वायोगोत्स्की, इनका क्या है, इनका सामाजिक इंटरेक्शन, मतलब जहाँ भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया वायोगोत्स्की सही हो जाएंगे। कॉग्निटिव संज्ञान से बनाएगा पियाजे होंगे। इनके स्टेजेस होते हैं, इन दोनों को मिलाकर के लैंग्वेज के ऊपर आया है कि किसने कहा है कि विचार पहले डेवलप होते हैं और लैंग्वेज बाद में, तो वो लोग गलत भी पढ़ा देते हैं। वायोगोत्स्की ने कहा है कि पहले क्या होता है, बच्चा इंटरेक्ट होता है समाज से, ठीक, बच्चा समाज से इंटरेक्ट होगा तो क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा। पियाजे भी यही बताते हैं, जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। पियाजे के हिसाब से होता है कि पहले विचार आता है, बाद में लैंग्वेज आता है, मतलब बच्चा जो है बड़ा हो रहा है तो पहले उसके अंदर क्या हो रही है, थिंकिंग डेवलप हो रही है, ठीक। जब पहले थिंकिंग हो जाएगी, विचार आ जाएंगे, तो फिर उसके अंदर लैंग्वेज आती है। वायोगोत्स्की क्या कहते हैं कि वायोगोत्स्की ये नहीं कहते हैं, ये उल्टा लोग बताते हैं कि इन्होंने उल्टा कहा था कि पहले भाषा आती है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि दोनों साथ साथ आते हैं, मतलब समाज से इंटरेक्ट करेगा तो दोनों चीज़ें आने लगेंगी। ये हम डिटेल आपको बताएंगे। इनका पियाजे का एक अहम केंद्रिता करके है, अहम केंद्रिता, मतलब ईगोसेंट्रिसिज्म, मतलब बच्चा का इससे क्वेश्चन बनता है, हर बार बना है। वायोगोत्स्की का होता है अहम वाक करके, कि मतलब वो कोई बच्ची है अपने आप से बात कर रही है या फिर वो कपड़े फोल्ड कर रही है, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी आपको, अगर आप पढ़े हो तो अच्छा है, रिवाइज कर लो। ये सारी चीज़ें जो अगर पढ़ चुके हो तो रिवाइज करो, नहीं पढ़े हो तो ज़रूर पढ़ो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एग्जाम में पेपर खोलिएगा, पढ़िएगा, और जब सॉल्व करके बाहर आइएगा तो कहिएगा कि हमने ये नहीं बताया, पेपर यहीं से आएगा। कोहलबर्ग का एक नैतिक विकास का सिद्धांत होता है कि उन्होंने 6 अवस्थाओं में नैतिकता को बांटा है, वहाँ से यूटिलाइज करके भी पूछ देगा और थ्योरेटिकल भी पूछ देगा। चामुस्की का है कि भाषा से रिलेटेड इनका भी आता है, चामुस्की का, कि इन्होंने एलईडी के बारे में बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, की कोई भी बच्चा है पैदा हो रहा है तो उसके अंदर इनबिल्ट, मतलब इन जैसे बॉर्न हो रहा है, जन्म ले रहा है, उसके अंदर क्या है, भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता है, बट वो दिखती नहीं है लेकिन है, ठीक, वो एग्जिस्टिंग में तो नहीं है लेकिन वो है, वहीं से वो सीखता है। कोई किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का कोई भी बच्चा हो, क्या करेगा, वो भाषा सीखने की उसके पास क्षमता होगी। आप इंडिया में रखोगे तो इंडिया के, यूपी में रखोगे तो यूपी का, बिहार में रखोगे बिहार का, पंजाब में रखोगे पंजाबी, कश्मीर में रखोगे कश्मीरी, तमिलनाडु में रखोगे तमिल, इंग्लैंड में रखोगे तो अंग्रेजी, मतलब तरह तरह की हर वो भाषा सीख लेगा। आपका बच्चा यहाँ 2 साल का हुआ, यहाँ का थोड़ा सा भाषा सीखा, 3 साल का हुआ थोड़ा थोड़ा सीखा, अब उसको अमेरिका ले जाकर डाल दिए, वहाँ की भाषा भी सीख लेगा। मतलब शुरुआत के जो 5 साल का स्टेज होता है, इसमें ये डिवाइस बहुत एक्टिव होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं भाषा सीखने की वो डिवाइस की क्षमता लो होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। गार्ड, देखिए बुद्धि आपको टोटल नहीं पढ़ना है, टर्मन का एक टर्मन आते हैं, टर्मन का आईक्यू टेस्ट पढ़ लेना है, और गार्डनर का बहुविधि का सिद्धांत आता है, ये पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, गार्डनर से ऐसा हुआ ना क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, जहाँ से हर साल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक। थांडाई का नियम है, 3 नियम है मुख्य रूप से, 5 नियम है गौण रूप से, उसके बारे में पढ़ोगे कि अगर पहले आपको अधिगम के नियम है कि पहले आपको अधिगम के लिए क्या करना होगा, तत्पर रहना पड़ेगा। इसका एक ये है कि आपकी तत्परता रेडीनेस तैयार करती है। एक मान लीजिए कि घोड़ा को प्यास लगी ही नहीं है, आपने उसको कहाँ पहुँचा दिया, पानी के पास, उसको प्यास लगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लो पानी तक पहुँचा दोगे, लेकिन पानी पिला नहीं सकते हो आप उसको, क्योंकि वो रेडीनेस नहीं है, तत्पर नहीं है। तो आपको हम स्कूल में तो ला सकते हैं, लेकिन जब आप तैयार ही नहीं हो पढ़ने को, तो फिर स्कूल में लाने का क्या फ़ायदा। तो क्या होना चाहिए, पहले तत्पर होइए, फिर आप अभ्यास करिए। जब तत्पर होकर आप अभ्यास करेंगे तो प्रभाव जरूर दिखेगा। तो वही आपका पेपर में भी है कि तत्पर होइए, पढ़िए, अभ्यास करिए, प्रभाव आपका रिजल्ट दिखाएगा। चलिए, फिर आकलन की बात आती है। आकलन को भी कई तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका, असेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसके पहले 4 रूप से पूछता है। पहले इसके प्रकार पूछेगा, कैसे आकलन होते हैं 2, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक में क्या होता है कि
रचनात्मक में आपका होता है कि फॉर्मेटिव टाइप का होता है कि आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछ दिए हम, पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी, इससे क्या होता है बच्चे में फियर भय खत्म हो जाता है और क्या होता है बच्चा मज़े से पढ़ता है। और दूसरा होता है योगात्मक समेटिव आकलन। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उससे आप क्लास 6 महीने पे या 12 महीने पे जो फाइनल आप पेपर ले रहे हो उसके बाद आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, आपने उसका परिणाम बता दिया, तो उससे क्या होगा, उसका भय बना रहेगा कि पेपर होने वाला, पेपर होने वाला। आप ही लोग देख लो, साल भर में एक बार सीटेट हो रहा है, आपको डर हो गया कि पेपर होने वाला है, और डेली बेसिस पे ऐसे ही पेपर होते जो कि पॉसिबल तो नहीं है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसे होते तो क्या आपको भय रहता, नहीं रहता। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। फिर इसके तरीके कितने होते हैं, तो 3-4 प्रकार के होते हैं। 3 रूप से मुख्य रूप से पूछता है। एक होता है सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का आकलन, एक होता है सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने का आकलन के मतलब कि क्या हमने सिखा दिया, ठीक, हमने आपको पढ़ा के सिखा दिया, फिर आपने कितना सीखा तक का आकलन, कि सीखा हो आपने उसका आकलन। देखिए का आकलन मतलब उसका आकलन जिसको सिखा दिया, और सीखने के लिए आकलन मतलब कि आपको सिखाना है, अभी पढ़ाना है, अभी उसके लिए जो हम आकलन करते हैं बच्चे का, तो सीखने के लिए आकलन होगा। फिर एक होता है सीखने के रूप में आकलन। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम बच्चा खुद पढ़ रहा है, हम खुद पढ़ रहे हैं और हम अपना खुद का आकलन कर रहे हैं, कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं है, तो खुद का आकलन कर रहे हैं, तो सीखने के रूप में आकलन होगा। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हमने अभी बताया आपको कि ये हर जगह जुड़कर रहेगा। सतत मतलब लगातार चालू है, और व्यापक मतलब हर क्षेत्र को आपको ये इंक्लूड कर रहा है। हमने आपको विकास एवं वृद्धि में भी बताया था कि PCSC करके, PCS याद कर लेंगे। PCS आप लोग सुने ही हो, टीचर बनने के बाद मैक्सिमम लोग PCS का क्या देते हैं, PCS का क्या देते हैं, एग्जाम। तो PCS का एग्जाम, तो PCS का एग्जाम, तो फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव मानसिक, सोशल सामाजिक, इमोशनल सांवेगिक, ये चारों को क्या करता है, व्यापक मूल्यांकन, मतलब चारों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है और हमेशा करता रहता है, इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लिंग की बात आती है कि समाज लिंग के रूप में कैसे होता है, कि लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर जो धारणाएं बन गई हैं कि लड़कियां ही हैं तो वो घर का काम करेंगी, लड़के ही हैं तो वो पढ़ सकते हैं, बलशाली हो सकते हैं, लेकिन ये सोसाइटी ने तय किया है, कहीं से लिख कर नहीं आया है। तो लिंग में टफ क्वेश्चन कैसे बनाता है, पहले तो आपको सिंपल क्वेश्चन देगा तब तो कर लोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे तो उससे जो क्वेश्चन बने आप देखकर कर लोगे, लेकिन टफ कैसे बनाता है कि एक आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, हिंदी में भी लिखा रहता है इसे स्टीरियोटाइप, और एक होता है मतलब वही कि रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को लंबे समय तक मानने लगते हैं, ठीक, किसी चीज़ को लंबे समय तक, कोई मान लीजिए कोई डिस्क्रिमिनेशन समाज में होने लगा कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पापा के परियां, पापा के परियां, पापा के परियां, ये क्या है कि जेंडर बायसनेस हो रहा है, ये हम बायस कर रहे हैं। लेकिन जब यही बायसनेस एक लंबे समय के बाद ये मिथ बन जाता है, इसको लोग बराबर ही कहने लग जाते हैं कि पापा की परियां, मतलब अब वो क्या हो गया, वो आपका स्टीरियोटाइप, कि मतलब आपको थिंकिंग ही बन गई कि वो स्टीरियोटाइप हो गया। क्लियर, डेली लाइफ से जोड़कर पढ़िए आगे। अब देखिए वही, अब लड़कों पे भी आप अपोजिट ले सकते हो ना कि लड़के रोते नहीं हैं, क्यों नहीं रोते हैं भाई, इमोशन नहीं होता है हमारे अंदर, ये क्या है, इमोशन वाला चीज़ नहीं है, रोते क्यों नहीं है, सबको प्रॉब्लम होती है, सभी लोग रोते हैं, तो वही है कि लड़के रोते नहीं, अब ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया है। आगे बस खत्म होने वाला है। अधिगम, अधिगम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहले आप अधिगम के बारे में पढ़ लोगे कि फिर कि किसके द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है और किसके द्वारा हुआ नहीं परिवर्तन अधिगम है। देखिए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो अधिगम। हम इससे पहले 5 साल पहले तैयारी करते थे टीचिंग का, उसके बाद हमने सारे एग्जाम्स निकाल दिए, अब पहले की तुलना में अब हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो गया। स्थायी क्या, कंपेयर क्या कहा जाता है उसको, कंपेयर टू, मतलब पहले की तुलना में हम क्या हो गया, स्थायी हो गया, स्टेबल हो गए, ठीक। तो पहले की तुलना में जब स्टेबल हो गए तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब व्यवहार में परिवर्तन तो कई तरीके से हो सकता है, बीमारी हो गई तो भी हो गया, थकान हो गया तो भी हो गया, नशा हो गया तो भी हो गया, दुर्घटना हो गया तो भी हो गया, लेकिन नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना है कि प्रशिक्षण लिए, जैसे आपने BTC BEd किया, प्रशिक्षण लिए, आपने अभ्यास किया, प्रशिक्षण लिए, अभ्यास किया, आपने अनुभव अर्जित किया, अनुभव से, प्रशिक्षण से और अभ्यास से, इन तीनों के द्वारा हुआ अधिगम ही आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, क्योंकि यही अस्थायी होता है। क्योंकि दुर्घटना के बाद जब आप बेड पे गए फिर वापस आए तब नॉर्मल हो गए, फिर आपका वापस जाके बेड पे लेटोगे, नहीं लेटोगे। नशा हुआ तब पता नहीं अजीबो व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नशा खत्म हो गया तो फिर वो व्यवहार करोगे नहीं। मतलब जो व्यवहार आपका चेंज हुआ था वो टेम्परेरी था, वो हमेशा के लिए नहीं था, या कुछ लंबे टाइम के लिए नहीं था। लेकिन प्रशिक्षण लोगे आप,
अब देखो आप प्रशिक्षण दिए, पेपर निकाले, तो क्या अब हम इसको भूल गए? नहीं, अब हम भी इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव द्वारा, अभ्यास के द्वारा हुआ परिवर्तन, हुआ व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। तो अधिगम से ये चीज़ें पढ़ लेना है। फिर हस्तांतरण, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके हस्तांतरण से क्वेश्चन आता है कि अधिगम का हस्तांतरण कैसे होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, कि हमने इस हाथ से लिखा, ये लिखना अच्छा मतलब सीख चुके हैं, हमने इस हाथ से लिखना शुरू कर दिया। ये किस तरह का अधिगम ट्रांसफर, मतलब अधिगम का ट्रांसफर, हस्तांतरण किस प्रकार का हुआ? तो इस हाथ से लिख रहे थे, ये द्विपार्श्विक हो गया, मतलब एक अंग के कौशल, सीखा हुआ कौशल दूसरे अंग में हुआ तो द्विपार्श्विक हो गया। साइकिल चलाने वाला लड़का मोटरसाइकिल चलाने लगा, मतलब क्या हो रहा है? वो उसकी हेल्प कर रहा है मोटरसाइकिल चलाने में। साइकिल का गुण अगर मोटरसाइकिल चलाने में हेल्प कर रहा है, देखिए ये पॉजिटिव भी होगा, ऊर्ध्वाधर भी होगा। अगर वो हेल्प, सिर्फ क्वेश्चन ये बन जाए कि वो हेल्प कर रहा है, तो इस क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर ये न लिखे, वही लिखे कि साइकिल चलाने वाला अब वो गाड़ी चला रहा है, तो क्या हो जाएगा? मतलब एक स्टेज ऊपर उड़ गया, तो ऊर्ध्वाधर क्या होता है? एक स्टेज ऊपर होना, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। डिटेल बताएंगे, इसको घबराइए मत, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक। और निगेटिव में क्या होगा कि हमारा पढ़ा हुआ चीज़ हमको रोक रहा है। फिजिक्स पढ़े, मैथ लगाने लगे, फिजिक्स के फार्मूले वहाँ यूज होने लगे तो दिमाग चकरा गया, तो दिक्कत हो गई। अगर वही क्वेश्चन बदल दे कि फिजिक्स का पढ़ करके मैथ लगाना हमको यूजफुल हो गया, मतलब हमको सहायता करने लगा, तो वो पॉजिटिव हो गया। चीज़ों को ऐसे समझना है। क्लियर? बचा क्या? हस्तांतरण हो गया, नियम बता दिए। यहाँ पे हमने एक बताया नहीं था, आता है बस एक छोटा सा आता स्किनर का, कि स्किनर ने कैसे कहा था? तो अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखने के बारे में, या रिइंफोर्समेंट के द्वारा भाषा को सीखने को क्या किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। अनुकरण और रिइंफोर्समेंट, ये दोनों के साथ अगर लग कर आ जाए तो स्किनर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बच गया क्या? सारी चीज़ें तो हो गई, बचा समाजीकरण बता ही दिए। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा होता है, क्या होता है कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सबसे जरूरी होता है, तो इसलिए ये पढ़ाएंगे, तो ये भी पढ़ाएंगे। स्किनर ने कहा है कि जो अभिप्रेरणा जो होता है अधिगम का राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे होता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको आवश्यकता किसी चीज़ की होती है, फिर आपका चालक काम करता है, आवश्यकता हुई, आपका चालक काम किया, ठीक। और आपको जैसे भूख प्यास लगी, चालक भूख ने काम किया और आपको चीज़ मिल गई, उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, तीनों चीज़ हुए। जैसे प्रोत्साहन आपको मिला, आवश्यकता हुआ, प्रणोद मिला, चालक हुआ और आपको प्रोत्साहन मिल गया, जैसे कि जो चीज़ मिली आपकी, तो क्या हो गया? आपकी आवश्यकता खत्म हो गई। आपकी आवश्यकता खत्म, तो मोटिवेशन वहाँ पे डाउन होगा, फिर नई मोटिवेशन जन्म ले लेगा। इसके चक्र होते हैं, वो भी बताएंगे। सकारात्मक, इंटरनल और आउटरनल भी होता है, सकारात्मक और नकारात्मक भी होता है। तो सकारात्मक नकारात्मक कैसे होता है कि अगर हम किसी पर्पस के लिए अगर हम मोटिवेशन मिला है हमें कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें नौकरी करना है, हमें कुछ ऐसा करना है जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन की बात करें, नकारात्मक अभिप्रेरणा हुआ हमारा, नकारात्मक अभिप्रेरणा हुआ। और जैसे ये पर्पस हुआ कि हम समाज सेवा के लिए, दूसरे को अपने इंजॉयमेंट के लिए, खुद की खुशी के लिए, वहाँ कोई बाहरी पर्पस नहीं है कि हमको वो कुछ करना है। जैसे मदर टेरेसा थी, महात्मा गांधी थे, इनका जो पर्पस था, चाहे बहुत बड़े बड़े जो हुए हैं जैसे भगत सिंह थे, क्योंकि बस दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए करना, समाज सेवा करना। गौतम बुद्ध थी, ये क्या हो जाएगा? इंटरनली मोटिवेशन हो जाएगा। ये भी हम आपको बताएंगे। क्लियर? अब बच गया क्या? आपका अधिगम अक्षमता, हमने आपको बता ही दिया है। अधिगम अक्षमता में क्या था? एक टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता को आप यहाँ समझ लीजिए। यही होता है कि रंग, रूप, जाति, लिंग, धर्म या किसी भी आधार पर आप कोई भी इंसान से भेदभाव नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता में होता है कि ये कोई भी आधार आप मान लो, या फिर जो हमने बताया कोई भी आधार मान लो, या फिर हर इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। अगर किसी माँ के जुड़वा भी बच्चे हुए हैं, एक ही टाइमिंग पे, थोड़ा सा के टाइम के पीरियड में, अंतराल में भी पैदा हुए हैं, तो आगे चल के उनमें बहुत सारी भिन्नता आ जाएंगी। किसी भी दो इंसान का माइंड एक जैसा नहीं बैठता है कभी न। उसको हमें बताया लिंग, जाति, धर्म क्यों बताया कि धर्म के आधार पर प्रभाव पड़ेगा तो उसके थिंकिंग बदल जाएंगे, जाति के आधार पे थिंकिंग, एनवायरनमेंट के आधार पे थिंकिंग बदल जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बदल जाएगा। मतलब सब बहुत, ये तो आउटरली है, इंटरनली भी फिजिकल संरचना के अकॉर्डिंग भी बदलती है चीज़ें, अनुवांशिकता से भी बदलती हैं चीज़ें, तो एक व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता को हमें एक करके पढ़ाना होता है, इसको हम लोग कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं मानेंगे। हमने एक आपको यहाँ पर लिखना भूल गया, एक भाषा संसाधन होता है,
यहाँ लिख लीजिए बहुभाषिकता, भाषा संसाधन, बहुभाषिकता को कहेंगे वो हम पिछले वाले में भी आपको बताए थे। ये कभी भी चुनौती नहीं होगी, इसको कभी प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। ये क्या होता है? संसाधन होता है। बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, एक शार्ट ओवरव्यू दिए हैं। इससे भी एक और इम्पोर्टेंट आता है चिंतन के बारे में। चिंतन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है कि चिंता और चिंतन में अंतर होता है। आपको कुछ हुआ, अरे बाप रे कैसे पढ़े, एक ही महीना है, ये चिंता हो गया। चिंतन के बारे में कि किस तरह से पढ़ें कि हमारा क्लियर हो जाए। अब हम उसके चिंतन में हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, और चिंता में क्या ढूंढते हैं? चिंता में हम खुद को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चिंता नहीं, एंग्जाइटी नहीं करना, थिंकिंग करना है। चिंतन हो जाता है थिंकिंग। तो चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। चिंतन आप देख लीजिए, चिंतन होता है एक अभिसारी, एक अपसारी। अभिसारी, अपसारी, एक होता है खुला, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब कि एक चीज़ों से बहुत तरह की चीज़ें सोच पाना। एक बच्चे से हम ये कह दिए कि ये बताओ कि अगर आपको ऐसे बोल दिया गया कि अगर आपको आपके स्कूल का टीचर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, या फिर आपको मैनेजमेंट बना दिया गया तो उसके थॉट्स मिलेंगे। थॉट्स मिलेंगे तो क्या पता चलेगा यहाँ से कि हाँ वो कैसे स्कूल को लेकर सोचता है। मतलब उसके पास आपने लिमिटेड नहीं रखा, वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि स्कूल के 10 टीचरों का नाम बताओ, 5 टीचरों का नाम बताओ, तब तो लिमिटेड हो गया कि नहीं, किसी भी 5 का बता देगा। तो कहने का सेंस है कि अपसारी और अभिसारी में यही हमको करना है कि यहाँ से चुनना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर हुआ? सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जर्नी शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा और पेपर भी निकलेगा। इसके साथ साथ आपको खुद पे भरोसा रखना है। इन 20 टॉपिक्स, 20 से 21 टॉपिक्स है, इनके बाहर आप कुछ मत पढ़िएगा। इनको पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइएगा। ऑनलाइन वाला टफ है तो हम लोग लगवा रहे हैं, और उसके पहले का जो भी है तो आप ज़्यादा नहीं 2015 से लेकर के 2020 तक का प्रीवियस लगा लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये सारी मेन टॉपिक्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही है हर हाल में। आपको एक महीना के अंदर ये सारी चीज़ें, 20 से 21 चीज़ें एक एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। कोई है जो मान लीजिए कि पियाज हो सकता है कि 2 दिन ले लें, या फिर ये कोहलबर हो सकता है कि नए हो आप तो 1-2 दिन ले लें। ऐसा नहीं तो ऐसा हमको कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है जो बहुत लंबा होगा अभी तक हमारी जानकारी में। ऐसा कोई टॉपिक, हाँ साइकोलॉजी के जो अब वो है ना, थ्योरी है कि थोड़ा लंबा हो सकता है। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है जो अगर आप सुबह से शाम तक बैठे तो एक टॉपिक एक दिन में नहीं खत्म हो सकता। और ये टॉपिक हर जगह आएंगे, हर जगह यूटिलाइज होंगे। अब जूनियर के लिए क्या करना है, ये तो जूनियर के लिए भी 90 नंबर में तो सारी चीज़ें कॉमन है आपकी, 90 नंबर में कॉमन है। लड़के कमेंट भी कर रहे थे एसएसटी का और सोशल साइंस का। तो देखिए बाबू लोग, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस का या साइंस में से किसी एक को ही हम पढ़ा पाएँ, बाकी दूसरे के लिए हम गाइडेंस दे देंगे, जितना हो सकेगा करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ये आपके फर्स्ट पेपर में भी कॉमन होगा। 90 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, 90 नंबर यहाँ से मिलेगा। और बाकी 15, उसमें भी 10-10, 20-20 नंबर के पेडोलॉजी आते हैं, यहीं से आएंगे, वो भी आप उसको ऐड कर लोगे। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप पढ़े, कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएगी। ये कॉमन है, ये आप करो, बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें चली रही हैं, आप पढ़िए। हम बस यही कहेंगे कि हमने चीज़ों को कई कई बार निकाला हुआ है, और आपका भी निकलेगा, क्योंकि जब हमारा नहीं रुका तो आपका कैसे रुक सकता है। तो बस वही कहना है कि शेयर करिए और अपने दोस्तों को ये चीज़ों को बताइए। अगर लगे कि हमने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी है वो जो आपको हेल्प कर सकती हैं तो अच्छी बात है। जैसा होगा वैसे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चीज़ आपकी डिमांड है बताइएगा। जहाँ तक हो सकेगा हम पॉसिबल हम करेंगे। और कुछ बाकी हो तो बिल्कुल बताइएगा। हम आपसे बहुत होप रखते हैं कि आपको हम बेहतर बता सकें, क्योंकि जब चीज़ हम खुद निकालें तो हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। कहने को बहुत कुछ है, एक दिन की जर्नी में सारी चीज़ें नहीं कहा जा सकती। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। बाकी कोई चीज़ क्यूरी हो तो बताइएगा। नमस्ते। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।